Hi students, my name is Sagar Pandya and today let us start with the second chapter of political science, that is electoral process. Now in India, when we talk about electoral process or when we talk about elections, the first thing that comes into our mind, India, what is that form? मतलब ये कौन सा फॉर्म है जो हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं गवर्नमेंट का? ये है डेमोक्रेसी. सो इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी का मतलब हुआ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सो पीपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम? ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सो पीपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा. बट पीपल पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? दैट इज थ्रू इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑब्वियसली पीपल इलेक्ट करते हैं. बट पीपल कैसे इलेक्ट करते हैं? दैट इज थ्रू इलेक्शंस. ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है? हु आर दीज पीपल? कहां से आते हैं लोग? कौन है ये लोग? तो ये पता कैसे चलता है? दैट इज वाई हम लोग जो लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं या विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, वो होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. सो वी कम अक्रॉस कि ऐसा सिचुएशन कभी होता है. लेट अस लर्न विद अ डू यू नो सेक्शन. नाउ सबसे पहले पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? इन टुडेज डे, आज का मॉडर्न डेमोक्रेसी देखें, इट इज फुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या? कि हम में से ही कोई एक होगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. जब भी हम लोग को रिप्रेजेंट करने वाला वो पर्सन को हम ही इलेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे एमपीज या एमएलएस, एंड वो बन जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव. It is not possible for the entire population for taking the part in decision making process directly. मतलब इंडिया में अगर देखें, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन, एंड उसमें 1.3 से अभी 1.4 बिलियन हो गया. चाइना को रिसेंटली ओवरटेक कर लिया हमने. सो जब भी हम लोग ये चीज बात करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई ये पूरा पॉपुलेशन, अभी जैसे मोदी जी स्पीच दे रहे हो और अचानक से मैं बाजू में से चने खाते खाते मैं बोल सकता हूँ कि मोदी जी पहले ये कीजिए. नहीं, वो डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता. और मैंने अगर बोला तो मोदी जी क्या बोलेंगे या प्राइम मिनिस्टर जी क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि बेटा ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव्स दिए हैं. मतलब ये वो लोग होते हैं जो एमपीज एंड एमएलएज होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम एमपीज एंड एमएलएस को बताएंगे, वो जाके गवर्नमेंट को बताएंगे, वो गवर्नमेंट सोल्यूशन देगा, वो एमपीज एंड एमएलएस को बताएंगे और वो एमपीज एंड एमएलएस हमें बताएंगे जो सोल्यूशन होगा वो. दैट इज व्हाई आवर डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वो काम करते हैं. मतलब लोगों के लिए वो काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, एंड लोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. सो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जब भी देखे, मेरा बच्चा सवाल पूछता है हाउ आर दे इलेक्टेड, और व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ आर दे इलेक्टेड मतलब कैसे इलेक्ट होते हैं वो, दैट इज थ्रू इलेक्शंस. सो इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करते हैं, हम वोट करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, एंड ये पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू रूल एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज. मतलब चेंज लाने के लिए, रूल करने के लिए और हमारे बेनिफिट के लिए. जैसे हमने अभी पढ़ा ना, वेलफेयर ऑफ द पीपल. व्हाट इज वेलफेयर? मतलब बेनिफिट ऑफ द पीपल. इसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू द पॉलिटिकल पार्टीज टू ब्रिंग अबाउट देयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी पास किया, व्हाट इज दैट? इट वाज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. या फिर अपना लाइफ ऑफ द सोसाइटी, मतलब अपने सोसाइटी में किस तरह का लाइफ है, किस तरह से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, ये सब हम लोग उधर डिसाइड करते हैं. वी एक्सपेक्ट कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वी इलेक्ट, दे शुड बी एफिशिएंट, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल. मतलब एफिशिएंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसे लायक होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल मतलब हमारा जो ओपिनियन है वो रिस्पेक्ट करे. द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल.
फ्री फेयर एंड रिलायबल, मतलब उसमें कोई चीटिंग हो सकता है क्या? मैं किसी को फोर्सफुली बोल सकता हूँ सुना मेरे को ये वोट करना, ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो कोअर्जन अलाउड ही नहीं है और वो हो ही नहीं सकता। टू एंश्योर दैट आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया है टू एडमिनिस्टर, मतलब कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन या ये बॉडी कैसे काम करता है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी ये इंडिया लेवल पे काम करता है, मतलब कहना से इंडिया लेवल पे जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने इलेक्शंस होते हैं, वेदर इट भी लोकसभा, वेदर इट भी राज्यसभा, वेदर इट भी विधानसभा, ये सबका इलेक्शंस वो लोग कंडक्ट करते हैं ऑब्वियसली। सर तो स्टेट लेवल पे भी वो लोग करते हैं क्या, मतलब विधानसभा का इलेक्शन? यस, एंड इसके लिए हम लोगों ने अलग से एक इलेक्शन कमीशन बिठाया, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन। So this conducts all the important elections in our country, मतलब जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं in our this particular country इंडिया, वो सब ये दोनों मिलके ही करवाते हैं। सर तो इसमें कौन कौन होता है? सो जितना भी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होता है, फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शन से लेके रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, ये सब कौन करवाता है? दैट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन का प्रोसेस आज अगर देखें तो इट इज टुडे एन इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस टुडे। सो जब भी हम लोग ये चीज बात करते हैं, इट इज ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट, कंप्लीट, प्रॉपर, कवरिंग एंटायर थिंग। In this chapter, we will understand the structure, the functions, and the role of Election Commission. So let us start with the first part, learning about Election Commission of India. Now, Election Commission is central to the process of election. मतलब क्या? मतलब इसमें वो सेंट्रल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो सबसे पहले काम करता है ऑब्वियसली। ये किधर तो लिखा रहेगा? ऑब्वियसली अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा गया है कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। बेटा ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, किसी के भी दबाव में नहीं, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। उसके अंदर सर कौन होता है, कौन काम करता है? तो देयर इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इंपॉर्टेंट आंसर है, एग्जाम में आएगा, 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स है। सो What does it comprise of? अगर comprise of आया मतलब क्या? One chief election commissioner and 2 other election commissioners. That chief election commissioner cannot be removed without any permission, या कुछ भी ऐसे कुछ भी हुआ उसको निकाल नहीं सकते without any political reason, obviously. Necessary to preserve the independence of election, it is said that the separate provision is made for the expenses of election commission. जो भी expenses है उसके लिए special provision बनाए जाते हैं, और ये provision कौन provide करता है? तो it is the government which provides this money, these expenses. The president appoints the election commissioners. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर, भले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो या फिर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। तो उसके लिए काम कौन करता है? सर तो पूरे इंडिया में ये 3 मिलके काम कर लेते हैं क्या? मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये 3 मिलके काम कर लेते हैं? नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उसके लिए टीचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में काम करते हैं, और दूसरे एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, ये सब मिलके कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन। सो दे हेल्प द एग्जीक्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड एग्जीक्यूट द प्रोसेस of election commission of India. Do you know? No? Let us know. It means that the special campaign to create awareness among the voters is run for voters registration. मतलब अगर जो 18 साल का तुम्हारा एज हो गया है तो तुमको ये रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल कैंपेन होता है कि भाई तुम इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड बना लो। द नेशनल वोटर्स डे इज हेंस सेलिब्रेटेड ऑन 25th of January every year as National Voters Day for the same purpose. Next is functions of Election Commission. Now, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या करता है? फंक्शन सिंपल 5 चीजें। सबसे पहला, प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। कहां पे कौन वोटर्स वोट करने वाले हैं वो
उसको प्रिपेयर करने का काम किसका? इलेक्शन कमीशन का। सेकंड, टाइम टेबल डिसाइड करना, प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। थर्ड, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, मतलब स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग। फोर्थ, गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी। एंड फिफ्थ, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट। अभी एक एक डिटेल में जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। नाउ जब भी हम प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट देखें, एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल मतलब एवरीबडी, अडल्ट मतलब अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट। सो एवरीबडी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट। ये फॉर प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी इलेक्शन होता है उसके पहले जो सिटीजन का नाम होता है उसके साथ एक पावती आता है जिसको हम लोग वोटर्स लिस्ट बोलते हैं। अपने लैंग्वेज में पावती बोलते रहे, छोटा सा आता है घर पे। सब जितने भी मेरे घर के लोग हैं वो सबका, मम्मी का, पापा का, दादा का, वाइफ का, बहन का, मेरा, सबका एक पावती आएगा, ठीक है। और वो पावती में नाम लिखा रहेगा, एज लिखा रहेगा, कहाँ पे रहते हो वो लिखा रहेगा, कहाँ पे कौन से एरिया का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लिखा रहेगा इन वोटर्स लिस्ट। एंड एक आईडी कार्ड बनाया जाता है जो नए वोटर्स के लिए होता है। एंड एक बार तुमने वोटिंग कर लिया तो या फिर तुम वोटर बन गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वोटर आईडी कार्ड डिस्प्ले करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि भाई हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनका जो नाम है वो वोटर्स लिस्ट में आना चाहिए। एंड प्रिपेयर करना ये लिस्ट को, अलॉन्ग विद दैट जो पुराना लिस्ट है उसको अपडेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर से मेरी सिस्टर का एक नया वो 18 साल की अभी हुई है तो एक नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा। बट मेरे दादाजी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए तो उसकी वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आना चाहिए एंड मेरी सिस्टर का ऐड होना चाहिए। मतलब एक वोटर्स लिस्ट अपडेट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ न्यू वोटर्स। एंड ये बेसिक फंक्शन था ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड फंक्शन आता है दैट इज डिसाइडिंग द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। नाउ कंडक्टिंग इलेक्शंस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कभी इलेक्शन होगा, हाउ मेनी स्टेजेस में इलेक्शन होगा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे इंडिया को अलग अलग फेज में डिवाइड किया जाता है। वो फेज के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड वो फिक्स नहीं होता है। अभी वो फेज 1 में महाराष्ट्र और आसाम साथ में आ सकता है, ओडिशा और दिल्ली साथ में आ सकता है। वो फेज पॉपुलेशन के हिसाब से होता है एंड उसके हिसाब से वो स्टेजेस डिसाइड करने वाला कौन रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तीसरा होता है उनका फंक्शन दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे एरिया में बहुत अच्छा काम करता हूँ, सबने बोला सागर भाई बन जाओ एमपी, बन जाओ एमएलए, हम आपको ही वोट करेंगे। बट सागर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहेगा, उसने कोई पैसा लिया रहेगा, इनडेटेड इंसॉल्वेंट रहेगा, तो वो बन सकता है क्या कैंडिडेट? नहीं। या फिर वो क्रिमिनल रहेगा तो वो बन सकता है क्या कैंडिडेट? नहीं। तो उसके लिए जो इलेक्शन के कैंडिडेट होते हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना, इलेक्शन डेट्स डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ सम कैंडिडेट्स। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट करते हैं या फिर कॉन्टेस्ट करते हैं अपना इलेक्शन। तो वो टाइम पे विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, दीज कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सबका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो स्क्रूटिनाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। एंड वो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन खुद के बारे में, वो कैंडिडेट के बारे में रहता है। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल द एप्लीकेशंस, अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो सर ये एलिजिबिलिटी क्या होता है कि भाई वो कैंडिडेट को 25 साल से ज्यादा होना चाहिए, ही शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड, मतलब सेन होना चाहिए, लूनेटिक, फैनेटिक, मैड, इनसेन, पागल नहीं होना चाहिए। या फिर तीसरा, कोई ऐसा लोन लिया रहेगा और सोचा सागर ने, फॉर एग्जांपल मैं कैंडिडेट हूं, मैं 25 साल से ज्यादा हूं, यस, बट मैंने ना 7 करोड़ का लोन ले लिया या फिर 10,000 करोड़ का लोन ले लिया, जैसे विजय माल्या ने ले लिया। तो अगर लेके भाग गया तो और बाद में सोचा अरे हम क्या करें, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके क्या करना है, तो हम पैसे कमाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इट इज नॉट अलाउड। सो वो स्क्रूटिनाइज करते हैं, चेक करते हैं तुम्हारा बैकग्राउंड। The second last one rather, giving recognition to political party. Recognition, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा तो चलेगा?
तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. सो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. जैसे चाइना में देखें तो देयर इज वन पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. अमेरिका में देखें तो दो पार्टी है, दैट इज एक होता है डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेट्स, दूसरे होते हैं रिपब्लिक्स. बट इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. हम लोग देखें तो कितने सारे पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में. न्यू पार्टीज भी बनते हैं एंड स्प्लिट इन पार्टी भी होता है. नाउ न्यू पार्टीज बनते हैं, इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का, इट वाज अ न्यू पार्टी. या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र का ही बात करें तो राज साहेब ठाकरे का, तो उनका क्या सिचुएशन था कि भाई उनका स्प्लिट इन द पार्टी हुआ. सेम वे एक और स्प्लिट इन द पार्टी का एग्जांपल देखें तो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में ये पार्टी बना, बट 1964 में आइडियोलॉजी अलग हो गया. इसके लिए दो अलग अलग पार्टी बना लिया. एक बन गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड दूसरा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. All parties in India today we see are recognized only by election commission. कल उठ के मैं बोलूंगा सागर पंड्या पार्टी बनाएंगे, चलेगा क्या? नहीं, नॉट अलाउड. इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तभी तक हम नहीं बना सकते. ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं बट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज ही होना चाहिए. रिकॉग्नाइज करने के अलावा डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पार्टी बहुत अच्छा चल रहा है, पार्टी कर रहा है, बहुत पैसा कमा लिया, बट करप्शन हो रहा है, चलेगा क्या? नहीं. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी को. एंड इलेक्शन सिंबल्स भी पास करने वाला कौन रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. लास्ट वन, द लास्ट फंक्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई भी कैंडिडेट को डिक्लेयर कर सकता है एज डिसक्वालिफाइड. डिसक्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर उसने कुछ करप्शन किया तो उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कैंडिडेट हूं, मैंने अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, सबको अलग अलग मोबाइल बांट दिया, चलेगा क्या? गिफ्ट दे दिया, चलेगा क्या? तो वो पॉलिटिकल पार्टी, अरे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन मुझे सीधा डिस्क्वालीफाई कर देगा. अगर मेरे और किसी और कैंडिडेट के बीच में प्रॉब्लम हुआ तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम भी किसका रहेगा? दैट विल बी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड कंडक्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम भी किसका रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शंस हमने देखा. सबसे पहला फंक्शन क्या था? प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट. सेकंड फंक्शन क्या था? डिसाइडिंग द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन. थर्ड था स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट. फोर्थ था गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी. एंड फिफ्थ वन टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन. Next part that we are going to learn is about the first chief election commissioner, जिनका नाम था सुकुमार सेन. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भी पहला इलेक्शन किया 1951-52 में, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज. सो 1921 में इंडियन सिविल सर्विस के थ्रू ब्रिटिश रूल के अंडर पढ़े हुए सुकुमार सेन ने चार्ज लिया था एज इलेक्शन कमिश्नर. एंड वो टाइम पे इलेक्शन कमीशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में एंड 51-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था. सो मिस्टर सेन, सुकुमार सेन efficiently handled the responsibility of this election commission in extremely adverse condition. adverse मतलब difficult condition. क्यों इतना difficult था? बिकॉज वो टाइम पे ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर टू आज, इलिटरेट थे. उनको मालूम नहीं था इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन क्या होता है, और वो समझाना जरूरी था. एंड इसके लिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस मंगाए थे. कितना? 20 लाख स्टील बॉक्सेस मंगाए थे. एंड पॉलिटिकल पार्टीज का लोगो लगा के रखा था कि भाई तुमको जिस पार्टी को वोट करना है उसमें जाके तुम्हारा अपना वोट डाल दो. प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी एस्टैब्लिश. कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या? कि एक रीजन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे महाराष्ट्र को लोकसभा इलेक्शन में 48 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मुंबई को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक सीट. जैसे इलेक्शन में बोलते हैं ना, ये पर्टिकुलर लीडर इतने सीटों से जीत गया. अरे इतने सीट मतलब क्या? वो इतना कॉन्स्टिट्यूएंसी.
तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद होता है वोटर्स लिस्ट, जो पावती मैंने अभी बोला, तो वो फाइनलाइज होता है वोटर्स लिस्ट। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म। जैसे मैं कैंडिडेट हूं तो मेरा नॉमिनेशन, मेरा कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो दिया जाता है, उसको स्क्रूटिनाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन? इलेक्शन कैंपेन होता है, घर पे आते ना, मुझे ही वोट देना, मला ही वोट दिया, मतलब क्या? इलेक्शन कैंपेनिंग करने आते हैं। उसके बाद एक्चुअल वोटिंग होता है, जो एक्चुअल वोटिंग होता है कि भाई जो रियल में एक्चुअल वोटिंग करने जाते हैं लोग, वो वोटिंग करने के बाद वोट्स काउंट होते हैं, दैट इज 6th वन, काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद होता है रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, एंड रिजल्ट आने के बाद फाइनली कुछ डिस्प्यूट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसका रेजोल्यूशन करने का काम भी किसका रहेगा? रिगार्डिंग इलेक्शन, दैट विल बी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये 8 पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 4 ब्लैंक करके तुमको कॉन्सेप्ट चार्ट आएगा 2 मार्क्स के लिए, गारंटी। टीचर्स, स्कूल टीचर्स का बहुत फेवरेट है, बोर्ड में भी एक साल पूछा गया है। नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग? टोटल मैंने जैसे बोला कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में? 543। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो 543 मेंबर्स। हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड? वेरी क्लियर, एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक सीट से एक मेंबर, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या? 543 मेंबर्स। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी किसमें है? लोकसभा में। Who creates these constituencies? तो there is a committee which is made under election commission, जिसका नाम है Delimitation Commission of Election Commission। वापस पूछ रहा हूं, Delimitation Commission of Election Commission, it is an important fill in the blank, एग्जाम में आएगा। This commission who redraws the boundaries of the state for elections विथआउट एनी प्रेशर, कोई भी प्रेशर के बिना वो लोग काम करते हैं। बट अगर प्रेशर आ गया तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? ऐसा क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। There are various measures which are used to control the malpractices. Malpractices मतलब wrong doings. जो भी wrong doings हो रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं फ्री में मोबाइल फोन बांट रहा हूँ वो वोट खरीदने के लिए, या मैं एज अ कैंडिडेट सबको इन्फ्लुएंस करता हूँ मुझे वोट देना, और सब लोग भी सोचेंगे नहीं यार सागर ने फोन दिया तो उसको ही वोट देंगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो malpractices हुआ, wrong doing हुआ। नेक्स्ट, रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है, malpractices हो रहा है, द कोड ऑफ कंडक्ट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट। Rules are made and followed by both, by the government also and by the political parties and voters also. Before and during the election ये rules and regulations follow करते हैं, and ये rules and regulations को बोला जाता है simple code of conduct। Important 2 mark आंसर है, एग्जाम में आ सकता है। Strict observance common voters के लिए होता है, because obviously strict observance नहीं होगा तो confidence आएगा क्या voters को? नहीं। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ऐसा कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? जैसा फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इलेक्शन करना इजी है क्या? नहीं, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है। So, Election Commission of India deals with these challenges, and that is why some challenges are mentioned below. जैसे फॉर एग्जांपल misuse of money, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मनी बहुत मिसयूज हुआ, क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग बन गए पॉलिटिशियंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर वायलेंस होता है, या फिर फैमिली मोनोपोली होता है इन पॉलिटिक्स के भाई एक ही फैमिली से सब पॉलिटिक्स में जाते हैं और सब लोग वही ज्वाइन करते हैं। तो इज इट इजी? नो। इलेक्शन टिकट्स दिया जाता है ओनली टू द रिलेटिव्स, तो वो एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। लेटर ऑन, डू यू नो? नो, लेट अस नो। So voters list बनाया जाता है, and that is a challenging task. Today, it is said that people were, जब भी election पहली बार हुआ तो people were illiterate. तो special procedure was made for voting. मैंने बोला ना 20 lakh steel boxes were brought and election symbols were stuck on the boxes. Voters ने blank ballot box paper डाले, मतलब blank papers डाले in that ballot box, and election symbols जिसके ऊपर थे उन्होंने वोट किया। इलिटरेट पीपल वो टाइम पे थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इट बिकेम इजी फॉर देम टू वोट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नाउ इलेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्शंस के हर जगह पे इलेक्शंस अभी कंडक्ट किए जाते हैं,
electoral process should be reliable. It should be, election process should be improved one, and that is why some reforms are suggested. So what will be its effects according to you? कि भाई participation of women should be increased. पॉलिटिकल पार्टीज में 50% कैंडिडेचर, डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 50% कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट्स वाज गिवन. पॉलिटिकल पार्टीज में नो कैंडिडेचर वाज गिवन टू क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. गवर्नमेंट इलेक्शन एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर सकता है ताकि मिसयूज ऑफ मनी ना हो, एंड पार्टीज नॉट टू मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी. Representation of People's Act or amendment should be done properly. The candidates should be working accordingly and criminal background वाले लोग आने चाहिए क्या? नहीं. No participation should be done by them. पहले क्या होता था, जो हम लोगों ने बोला जब इलिटरेट थे तो बैलेट बॉक्स होते थे. अभी क्या हो गया, अभी ईवीएम मशीन आ गया. ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, जब भी फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुआ 1951-52 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, beginning of that was the beginning of shaping of democracy, and that was the electoral politics that came across. Initial election ballot box से होता था, but use of EVM machine started in the decade of 1990s. तो ऐसा क्या हुआ था, तो उसमें फायदा ये हुआ कि पहले किसी को वोट करना जरूरी था, बट बाद में इट बिकेम वेरी इजी कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी के ऊपर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट मुझे वोट करना है, तो मैं वोट कर सकता हूं नोटा के ऊपर. नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, NOTA, नोटा. सो ये इजी हो गया, एंड लेटर ऑन इट बिकेम वेरी इजी इन दैट वोटिंग मशीन. वो ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक बटन आ गया नोटा का. सो द ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन. It was easy for the disabled is a wrong word, differently abled बोलते हैं, differently abled और दिव्यांगजन to vote. This reduced the cutting of trees for paper, helped in protection of environment, and it became कि भाई पहले जो ज़्यादा टाइम लिया जाता था for counting of votes, election का रिजल्ट देने के लिए, अभी फटाफट होता है वो. Later on, types of election. Now there are 3 types of election. याद रखना, important आंसर है, एग्जाम में आएगा. सबसे पहला जनरल इलेक्शन, सेकंड इज मिड टर्म इलेक्शन, थर्ड वन इज बाई इलेक्शन. नाउ जनरल इलेक्शन मतलब क्या, इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. So लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड एज जनरल इलेक्शन. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? जनरल इलेक्शन. दूसरा होता है मिड टर्म इलेक्शन, इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेज इट्स मेजॉरिटी मिड ऑफ द ईयर, या फिर उन्होंने कोएलिशन बनाया था, मिली जुली सरकार. तो कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट बनाने के टाइम पे किसी एक पार्टी ने, अगर मतलब बनाने के बाद किसी एक पार्टी ने सपोर्ट छोड़ दिया, तो कंडक्ट होएगा री इलेक्शन कंट्री में. दैट विल बी कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन. एंड द लास्ट वन दैट इज बाई इलेक्शन, मतलब या फिर डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से कुछ ऐसा री इलेक्शन कंडक्ट करवाया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बाई इलेक्शन. सो कोई भी ऑल्टरनेटिव सपोर्ट नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं रहेगा, तो मिड टर्म इलेक्शन, एंड डेथ या रेजिग्नेशन हुआ तो बाई इलेक्शन. ड्यू टू डेथ ऑफ द सीट, मतलब डेथ ऑफ द लीडर, और वेकेशन ऑफ द सीट मतलब खाली हो गया, तो बाई इलेक्शन होगा. इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड एन एक्सपर्ट कमिटी. अभी जैसे ये पर्टिकुलर चीज हुआ ना कि भाई उन्होंने ईवीएम बनाया, तो सबने बोला कि इसमें वोट किसी को भी जाता है, तो इसके लिए न्यू वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल बनाया. वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मतलब मैं जिसको वोट दे रहा हूं वो वोटिंग रोल में उसका नाम आएगा. All the political parties supported it, and voters can now verify and cast their vote in a registered proper manner. कि भाई मैं जिसको वोट दे रहा हूँ उसमें रोल में नाम आ गया, हाँ चलो मेरा वोट बराबर गया. Purpose was to stop the malpractices in election. Alright, that's it from my side, dear students. All the best for this chapter. Stay tuned. Bye bye.